गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर साल इस चैप्टर से नीट में 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बच्चों, बेटा ये इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें हमें स्टडी करना है। पहला क्या बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, फिर आपका गैल्वेनिक सेल थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन से बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और लास्ट आपका कॉमर्शियल बैटरी। कभी कभी कॉमर्शियल बैटरी से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of physical chemistry which deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy, chemical energy and electrical energy, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप 2 तरह की एनर्जी का इंटरकन्वर्जन की स्टडी करते हैं। कौन कौन सी बेटा? वो एनर्जी है आपकी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। 2 तरह की प्रोसेस से हम यहाँ पे एनर्जी का इंटरकन्वर्जन करवा रहे हैं। अब हमें एनर्जी का इंटरकन्वर्जन करवाना है तो एनर्जी का इंटरकन्वर्जन हवा में तो होगा नहीं। इसका मतलब कहीं पर भी एनर्जी का अगर इंटरकन्वर्जन करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी डिवाइस की जरूरत होती है। उस डिवाइस को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अपना अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। बेटा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा क्या नाम है? वोल्टैइक सेल। क्या होगा सर दोनों सेल में? देखते। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम ऐसा बोले कि कहीं पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो किस टाइप का सेल होगा? बेटा वो होगा आपका गैल्वेनिक सेल। यहां पर केमिकल एनर्जी से क्या मतलब है? केमिकल एनर्जी से यहां पे मतलब है केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे
केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिल रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होगी। और बेटा हमें पता है, क्या पता है कि कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, मतलब वो एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो पहला पॉइंट इसका क्या होगा कि ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दूसरा क्या होगा बेटा, ये एक तरह की स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है यार, बताया अभी। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। हमारे आसपास जितने भी सेल होते हैं वो सबके सब आपके गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपके घड़ी का सेल हो गया, आपके टीवी का रिमोट का सेल हो गया, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल के। जब आप अपने टीवी के रिमोट में सेल डालते हैं तो वहां पर केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और उन रिएक्शन से हमें क्या मिलती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि लगातार चलने वाली रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाली रिएक्शन है। एक बार जब आपने अपने टीवी के रिमोट में सेल लगा दिया तो केमिकल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उन केमिकल के आपस में रिएक्शन करने से हमें क्या मिल रही है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है बेटा इसमें, अगर हम इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, अगर हम इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो हमेशा हमें पता है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हमेशा उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल्टा जी लेस देन क्या होता है, जीरो, और डेल्टा जी लेस देन जीरो हुआ, इसका मतलब डेल्टा जी का साइन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। आगे देखो, यहां पर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। कहीं पर किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है बेटा तो वहां पर होने वाली रिएक्शन आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो क्या हम इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस सेल के लिए एंथैल्पी क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच एंथैल्पी क्या होगा, लेस देन जीरो। डेल्टा एच लेस देन जीरो का क्या मतलब हुआ कि डेल्टा एच का साइन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, देखो डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो का क्या मतलब हुआ, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंथैल्पी डेल्टा एच एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका क्या हो गया, डेल्टा एच लेस देन जीरो। डेल्टा एच लेस देन जीरो का क्या मतलब हो गया कि आपके डेल्टा एच की वैल्यू क्या बेटा, नेगेटिव है। ये तो हमने किसके लिए पढ़ा, गैल्वेनिक सेल के लिए। बात करते हैं बेटा किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल का जस्ट रिवर्स होता है। यहां पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करेंगे बेटा, केमिकल एनर्जी में। सर क्या होगा उसमें, आप इसको ऐसा समझने की कोशिश करें कि जो आपके मोबाइल की बैटरी होती है वो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करती है। जब आपका मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब केमिकल्स पूरी तरह से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, तो उन केमिकल को दोबारा रिचार्ज करने के लिए आपको उस बैटरी को किसी एक्सटर्नल सोर्स से अटैच कराना पड़ता है। मतलब आपको वहां पर एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप आपके मोबाइल की बैटरी को एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है बेटा, केमिकल एनर्जी में, और आपका मोबाइल फिर से क्या हो जाता है बेटा, चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स
रिएक्शन होती है। सर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हैं तब तक आपको केमिकल एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे ही आपने अपने मोबाइल की बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी देना बंद किया वैसे ही आपके वहां पर केमिकल एनर्जी मिलना क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब यहां पे क्या बताया था? लगातार चलने वाली रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो लगातार ना चले। ऐसी रिएक्शन जो आसानी से नहीं हो रही होती है उनको करवाने के लिए आपको एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है बेटा। और हमें एक कुछ चीज क्या पता है कि अगर कहीं पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है तो वहां पर डेल्टा जी क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। एनर्जी देनी पड़ रही है सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वहां पर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है। और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। क्या यहां तक आपको ये बातें समझ आ रही है? क्या बड़ी ही आसान है। देखो यार, एक और बहुत बेसिक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं, कभी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो यहां पर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। समझे आप बात को मैं क्या बोलना चाहता हूं? यहां पर आपकी एनर्जी बेटा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और हमें पता है कि जब किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पर होने वाली रिएक्शन कैसी होती है बेटा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। सर कैसे याद रहेगा? एक्जो कब होगी? कहीं से अगर आपकी एनर्जी एग्जिट हो रही है, कहीं से अगर आपकी बेटा एनर्जी क्या हो रही है? एग्जिट। तो एग्जिट का क्या मतलब हो गया कि वहां से वो रिएक्शन आपकी कैसे बेटा? एक्जोथर्मिक। यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, यहां पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा? एब्जॉर्ब हो रही है। और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब किस टाइप की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है बेटा। एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। सर अगर कहीं पर एनर्जी एंटर हो रही है मतलब क्या है? एंडोथर्मिक। अगर एनर्जी एंटर हो रही है मतलब किस टाइप की रिएक्शन बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहां तक बात क्लियर है? क्या कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या बेटा है? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करता है। जैसे सपोज अगर मैं इस सब्सटेंस को कंडक्टर मानूं तो अगर एक कंडक्टर होगा तो इसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी बेटा? पास होगी। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करेगा बेटा? अलाउ करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन तो क्या होगी? सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल देखो यार, आपकी जितनी भी मेटल्स होती है सबकी सब कंडक्टर की तरह काम करती है। मेटल्स की बात करता है। मेटल्स एग्जाम्पल देखो मेटल्स में, सर आयरन कंडक्टर की तरह काम करता है। सर एल्यूमिनियम कंडक्टर की तरह काम करता है। सर गुड कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। ये भी किसकी तरह काम करता है? कंडक्टर की तरह। आगे देखो, अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सोल्ट की। बेटा बहुत अच्छे से समझना इसको। अगर आप एसिड, बेस और सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब अगर आप किसी एसिड या बेस या सोल्ट को वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पर इनका आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आयनाइजेशन जैसे स्टार्ट होता है आयंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। इनको आप जैसे ही वाटर में डालोगे इनका आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका एग्जाम्पल में फ्यूज्ड, बेटा फ्यूज को बोला जाता है पिघला हुआ, जिसको आप दूसरे किस नाम से जान सकते हैं? मोल्टन, मोल्टन सोल्ट, मोल्टन सोल्ट। आपने कोई भी सोल्ट लिया,
सोल्ट को जब आपने उसको हीट दी तो हीट देने पर पिघल जाता है, और पिघलने पर आपको उससे क्या मिल जाएंगे बेटा, आयंस मिल जाएंगे। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। NaCl के एग्जाम्पल से मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमारे पास NaCl कॉमन सॉल्ट जिसको बोला जाता है। तो अगर मैं NaCl को वाटर में डालूं, डाल सकते हैं, आयनाइजेशन होगा। अगर मैं वाटर को हीट देकर इसको क्या कर दूं, मोल्टन स्टेट में डाल दूं, फ्यूज कर दूं। आप मोल्टन बोलो या फ्यूज बोलो, ये किसी सोल्ट की पिघली हुई स्टेट होती है जिसमें आपका सोल्ट मोल्टन स्टेट में होगा। तो बेटा यहां पर NaCl को वाटर में डालने पर, NaCl को वाटर में डालने पर ये ब्रेक होता है Na+ और Cl- में। यहां से मुझे दो आयंस मिल रहे हैं बेटा, कौन कौन से सर, एक तो मिला मुझे क्या, केटायन, एक मुझे क्या मिला सर, एनायन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? NaCl को जब मैं गर्म करूंगा तो गर्म करने पर भी इससे मुझे क्या मिलेंगे, दो आयंस मिलेंगे, कौन कौन से, वही Na+ और Cl-। आयंस मिल रहे हैं, फ्री आयंस मिल रहे हैं मुझे। और अगर आपको यहाँ पर फ्री आयंस मिल रहे हैं तो देखो यार आपको क्या मिला, यहाँ से फ्री आयंस मिले। अगर फ्री आयंस मिले तो फ्री आयंस की मोबिलिटी होगी, तो ये क्या शो करेंगे, शो मोबिलिटी। अगर आयंस का मूवमेंट हो रहा है, आयंस का मोशन हो रहा है, आयंस की मोबिलिटी हो रही है, तो बेटा उनसे हमें क्या मिलेगी, कंडक्टिविटी। शो कंडक्टिविटी। यहां तक चीजें क्लियर है? देखो कहानी को आगे बढ़ाएं। कंडक्टर्स दो तरह के अपने पास, कौन कौन से सर, एक तो है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जिनको आयनिक कंडक्टर भी बोला जाता है, आयनिक कंडक्टर भी बेटा क्या किया जाता है, बोला जाता है। दूसरे आपके मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोला जाता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का आप ऐसा मान के चले कि एक तरह के हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट देखते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं, इनमें बेटा चार्ज कैरियर कौन होता है, आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन होता है, फ्री आयंस। चार्ज कैरियर्स कौन होंगे बेटा इसमें, फ्री आयंस। और इन फ्री आयंस की वजह से ही इसको आयनिक कंडक्टर बोला जाता है। मेटेलिक कंडक्टर्स फिजिक्स में पढ़ा है आपने, आपके जितने भी वायर्स हैं वो सब के सब कौन से होते हैं बेटा, मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। और उनमें चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोला जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, यहां पर चार्ज कैरियर कौन है, फ्री आयंस। देखो यार, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक attraction and viscosity of medium, and viscosity
ऑफ मीडियम। क्या मतलब हुआ सर इसका? समझो, रेजिस्टेंस कौन होता है? जो करंट के फ्लो को क्या करे? अपोज करे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। आप एक चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ले, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंटर आयनिक अट्रैक्शन ही उसका रेजिस्टेंस होता है। दोबारा सुने, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए इंटर आयनिक अट्रैक्शन ही उसका क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है। समझते हैं कैसे? इंटर आयनिक अट्रैक्शन से क्या मतलब है? हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख के आए, ये वाला। आपको यहाँ पे आयंस मिल रहे हैं बेटा। हमें पता है कि केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोनों आयंस हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है। एक केटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है। अगर इनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन है तो आप ऐसा समझो कि एक केटायन है, एक एनायन है, दोनों अभी स्ट्रांगली बॉन्डेड है इंटर आयनिक अट्रैक्शन से। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा है, अट्रैक्शन जा रहा है, तो ये आसानी से एक दूसरे को डिसोसिएट नहीं करेंगे, आसानी से एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके आयंस आसानी से एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, केटायन और एनायन आसानी से अलग नहीं हो पा रहा है, तो आयंस आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। अगर आयंस आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे तो आयंस की मोबिलिटी नहीं होगी, और आयंस की मोबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपको कंडक्टेंस नहीं मिलेगी। एक कुछ चीज आप अच्छे से समझे, जितना जल्दी फ्री आयंस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, जितना जल्दी फ्री आयंस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, आपको उतनी ही जल्दी क्या मिलेगी? कंडक्टेंस मिलेगी। तो अगर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है तो हमें यहां से फ्री आयंस नहीं मिलेंगे। जितना ज्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा? उतना ही ज्यादा होगा। उम्मीद है आपकी बात समझ आ गई होगी। फिर दूसरा क्या है यहां पर? सर दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है? गाढ़ापन। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है बेटा? गाढ़ापन। आप ऐसा समझे कि आप किसी मीडियम में या किसी सॉल्वेंट में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं जो पानी की तरह पतला है। अगर पानी की तरह पतला बन रहा है, इसका मतलब उसमें आयंस आसानी से क्या करेंगे? मूव करेंगे। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, आयंस जितना आसानी से मूव करेगा, आयंस की मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, आयंस जितना जल्दी इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, आपको उतनी जल्दी क्या मिलेगी बेटा? कंडक्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी सॉल्वेंट में या किसी मीडियम में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं जो बिल्कुल हनी, शहद की तरह है, तो बेटा वहां पर आयंस के मोशन में दिक्कत होगी, आयंस को चलने में आसानी होगी। आयंस फ्री नहीं है, आयंस की मोबिलिटी कम है, और जितना धीरे आयंस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, आपकी कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी बेटा। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। यहां तक क्लियर है? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है बेटा इसमें? रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। बेटा ये डिक्रीज है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या हो गया? जो आसानी से नहीं टूट रहा था, उसके नीचे से आपने टेम्परेचर लगा दिया, और हमें पता है कि टेम्परेचर लगाने पर, टेम्परेचर देने पर अच्छे अच्छे आयंस क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो यहां पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई आयंस आसानी से नहीं टूट रहा है, आप उसको टेम्परेचर दें, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस के बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस के बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा, और आपको क्या मिलेंगे? फ्री आयंस मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको सही कीजिए, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, रेजिस्टेंस इज
डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है बेटा इसका, ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, फॉलो करता है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करता है बताइए, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करेगा, फॉलोड करता है। सर फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा कि रेजिस्टेंस इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फेराडे लॉ हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। क्या यहां तक की सब बातें आपको क्लियर है? क्या मेटेलिक कंडक्टर पूरा का पूरा फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए हम यहां पे इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसी, कंडक्टर ही पढ़ना है बेटा। ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स दो तरह के हैं, फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से बेटा, दो तरह के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और बेटा दूसरा कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कौन सा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप समझो, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालने पर अगर उनका कंप्लीटली आयनाइजेशन हो रहा है, टूट रहे हैं, डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है, कंप्लीटली आयनाइजेशन इन एक्वस, एक्वस मतलब पानी में डालना, और इन देयर मोल्टन स्टेट, देयर मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में पानी ऐड नहीं करता है, ये चीज आपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आपने वाटर ऐड करवाया है, मोल्टन स्टेट में या फ्यूज में आप वाटर ऐड नहीं करवाते हो। यहां पर आयनाइजेशन पूरा पूरा होता है बेटा, और आयनाइजेशन अगर पूरा पूरा है तो हमने बचपन में पढ़ा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100%। या तो आप 100% बोल दें या अल्फा इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्फा कितना हो गया, 100%, या आप क्या बोल सकते हो कि अल्फा इक्वल टू 1। यस है, एग्जाम्पल लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और आपके जितने भी सोल्ट हैं सबके सब क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं यहां पर 1 मोल HCl ले रहा हूं तो 1 मोल HCl 100% डिसोसिएशन होगा, किसमें, इससे मुझे 1 मोल ही H+ मिलेगा और इससे मुझे 1 मोल ही बेटा Cl- मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालने पर पूरा पूरा टूटता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालने पर या टेम्परेचर देने पर पूरा पूरा नहीं टूटता है। तो देखो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं कि इनका इन कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है, और अगर इनकम्प्लीटली आयनाइजेशन है तो इसके लिए अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन क्या होगी बेटा, 100% होगी, या हम लेस देन 100 भी बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए अल्फा लेस देन क्या होगा बेटा, 1 होगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है सर, इसके लिए एग्जाम्पल आप ले लो, वीक एसिड, वीक एसिड बेटा, वीक बेस, वीक बेस। एक और एग्जाम्पल जो आप लेना चाहें, कार्बोनिक एसिड, ये भी एक तरह क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कार्बोनिक
एसिड। एग्जाम्पल समझो, वीक एसिड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिडिक एसिड का CH3COOH। पूरा पूरा नहीं टूटेगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर 1 मोल CH3COOH लिया है तो ये पूरा पूरा नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H+। इसके लिए अल्फा लेस देन क्या होता है बेटा, 1 होता है यार, अल्फा लेस देन 1 होता है, या अल्फा लेस देन 100% होता है, 100% होता है। क्या यहाँ तक ये सब बातें आपकी क्लियर है? क्या हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसका हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि यहाँ तक हमने जितना थ्योरेटिकल पढ़ा है उससे क्या क्वेश्चन बन रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मोल्टन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, पिघला हुआ। सोडियम क्लोराइड को आपने क्या दिए, हीट दिए, वो पिघल चुका है। तो सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? बेटा हमने पढ़ा था ये एक तरह क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर जितने भी होते हैं उनमें चार्ज कैरियर जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, फ्री आयंस होते हैं। चार्ज कैरियर कौन होता है बेटा, उसमें फ्री आयंस होते हैं। जबकि अपने मेटेलिक के लिए क्या पढ़ा था, मेटेलिक में चार्ज कैरियर कौन होता था बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्री आयंस। ठीक है बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो